हमारा हार्ट हमारे पैदा होने से भी पहले बीट करना स्टार्ट कर देता है। एंड एक एवरेज अडल्ट का हार्ट एक दिन में ऑलमोस्ट 70,000 लीटर ब्लड पंप करता है। दैट्स लाइक फिलिंग एन एंटायर वाटर टैंक विद ब्लड। बट वाई डज दिस वियर्ड ऑर्गन कीप ऑन पंपिंग ब्लड ड्यूरिंग द एंटायर लाइफ टाइम? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर बॉडी के सभी पार्ट्स के बीच शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना शेयरिंग के उनका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। जैसे सोचो, अगर इंटेस्टाइन फूड एब्जॉर्ब करने के बाद किसी और पार्ट के साथ शेयर ही ना करें, लंग्स किसी पार्ट को ऑक्सीजन ना दें, लिवर अपने बनाए गए सब्सटेंसेस को किसी और के साथ शेयर ही ना करे, तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? एब्सोल्युटली नॉट। इसीलिए बॉडी के सभी पार्ट्स के बीच शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बट द प्रॉब्लम इज कि शेयरिंग के लिए बॉडी के सभी पार्ट्स को आपस में कनेक्ट कैसे किया जाए। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक दिन हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स ने एक मीटिंग बुलाई एंड कई घंटों की चर्चा के बाद सभी बॉडी पार्ट्स ने मिलकर डिसाइड किया कि हम एक ट्यूब्स का ऐसा नेटवर्क बनाएंगे जो कि इतना वास्ट होगा कि जो बॉडी के हर एक सेल तक जाएगा, जिससे बॉडी के सभी पार्ट्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। लेट्स सी हाउ दिस ब्यूटीफुल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी वर्क्स। बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाने के लिए हमें मेनली दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक पंप एंड बहुत सारी पाइप्स। बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज कि अगर हम इस पंप को एक पाइप के नेटवर्क से कनेक्ट कर दें जो कि बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक जाकर इस पंप के पास वापस आ जाए एंड इस सिस्टम के अंदर एक फ्लूइड भर दें जो कि इस पंप की हेल्प से इस पाइप के नेटवर्क में फ्लो होता रहे, तो हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे मान लो इंटेस्टाइन्स को अपना एब्जॉर्ब्ड फूड शेयर करना हो, तो वो सिंपली इस फूड को अपने पास वाली पाइप में डालेंगी, फिर ये फूड इन पाइप्स में फ्लो हो रहे फ्लूइड के साथ इस पंप तक पहुंचेगा एंड इस पंप से ये फूड बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचा दिया जाएगा। वॉला, हो गया हमारा काम। सी हाउ ब्यूटीफुल एंड सिंपल दिस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लुक्स। एंड चीज़ें कंफ्यूजिंग ना हो इसीलिए मैं आपको बता दूं कि जिस पंप के बारे में हम बात कर रहे हैं वो और कुछ नहीं बल्कि हमारा हार्ट है एंड ये पाइप्स हमारी ब्लड वेसल्स हैं एंड उनमें फिल्ड फ्लूइड हमारा ब्लड है। जी, इस सिस्टम से बॉडी के सभी पार्ट्स तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है? गुड क्वेश्चन। बट ह्यूमन से पहले लेट्स फर्स्ट सी कि फिशेस कैसे इस सिस्टम से बॉडी के सभी पार्ट्स तक ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। फिशेस में भी इसी तरीके का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रेजेंट होता है एंड फिशेस में एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेने का काम होता है गिल्स का। तो क्यों ना हम पहले इस मेन पाइप को गिल्स के थ्रू लेकर जाएं, जिससे इसमें फ्लो हो रहे ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हो जाए एंड फिर ये ऑक्सीजन रिच ब्लड बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचा दिया जाए। एग्जैक्टली इसी तरीके से फिशेस के अंदर सभी पार्ट्स तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। देखा आपने किस तरीके से इस पाइप के नेटवर्क से बॉडी के सभी पार्ट्स आपस में कनेक्ट हो गए। बट इस सिस्टम में एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये सेम सिस्टम ह्यूमंस में यूज नहीं हो सकता। एक्चुअली क्या है ना कि इस सिस्टम में पहले हमारे पंप को गिल्स तक ब्लड पहुंचाना पड़ता है एंड फिर वहाँ से ऑक्सीजन लेने के बाद जब तक ये ब्लड बॉडी पार्ट्स तक पहुँचता है तब तक इसका प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये टिश्यूज़ को इतना इफेक्टिवली ऑक्सीजन नहीं डिलीवर कर पाता। इसीलिए फिशेस तो इससे अपना काम चला लेती हैं, बट ह्यूमंस के लिए ये सिस्टम यूजफुल नहीं है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब हमारे बॉडी पार्ट्स ने फिर से एक मीटिंग बुलाई। इन बहुत दिमाग लगाने के बाद उन्होंने इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकाला। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस पंप को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें एंड अपनी पाइप्स को इस तरह से अरेंज करें कि पहले ब्लड इस पंप की राइट साइड से पंप होके लंग्स के पास जाए एंड फिर वो ब्लड बॉडी पार्ट्स में जाने की बजाय वापस हमारे पंप की लेफ्ट साइड में आए एंड फिर इस ऑक्सीजन रिच ब्लड को हमारा लेफ्ट साइड का पंप फुल प्रेशर से बॉडी के सभी पार्ट्स तक भेज दे एंड बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन देने के बाद अब ये ब्लड वापस इस पंप की राइट साइड में जाए एंड फिर राइट साइड से फिर से लंग्स के पास and the cycle continue again and again. This beautiful system is the perfect solution for our problem. इस सिस्टम में जब भी हमारा पंप यानी हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसके राइट साइड में प्रेजेंट ब्लड हमारी लंग्स के पास जाता है
एंड लेफ्ट साइड में प्रेजेंट ब्लड हमारी बाकी बॉडी पार्ट्स के पास। एंड क्योंकि इस सिस्टम में ब्लड को बॉडी का पूरा चक्कर लगाने के लिए हार्ट से 2 बार गुजरना पड़ता है, इसीलिए इस सिस्टम को हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। चल शिकारी, बता कि फिर हम फिशेस में सर्कुलेशन को क्या बोलेंगे? सिंपल पाजी, उसमें हम उसको सिंगल सर्कुलेशन बोलेंगे क्योंकि उसमें हार्ट के थ्रू ब्लड एक ही बार गुजर रहा है। वेरी गुड शिकारी, दिन पर दिन समझदार होता जा रहे तो। चलो अब हम हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के हर एक पार्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट आवर पंप, यानी हमारा हार्ट। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि डबल सर्कुलेशन के लिए हमारा हार्ट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट। लेट्स टॉक अबाउट ईच ऑफ दीज पार्ट्स इंडिविजुअली। हमारे लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट का काम होता है लंग्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेना एंड उसे बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचाना। लंग से ऑक्सीजनेट होने के बाद ब्लड पहुंचता है लेफ्ट हार्ट के इस कंपार्टमेंट में, जिसे हम लेफ्ट एट्रियम या फिर लेफ्ट एट्रिया भी बोलते हैं। इस लेफ्ट एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन से ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है एंड उसके बाद हमारा ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करता है। वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन से जो प्रेशर बनता है उससे लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच प्रेजेंट बाइकस्पिड वाल्व या फिर मिट्रल वाल्व बंद हो जाता है, जिससे ये ब्लड वापस एट्रिया में नहीं जा पाता एंड ये ब्लड एक पाइप के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंचा दिया जाता है। इंटरेस्टिंग राइट? नाउ लेट्स सी कि हार्ट की राइट साइड में क्या हो रहा है। जो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप होके बॉडी पार्ट्स के पास जाता है वो सभी पार्ट्स को ऑक्सीजन देने एंड उनसे कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद वापस हार्ट की राइट साइड में आ जाता है। एंड जो चेम्बर इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है उसे हम राइट एट्रिया या फिर राइट एट्रियम बोलते हैं। एंड लेफ्ट एट्रियम की तरह ही ये राइट एट्रियम भी कॉन्ट्रैक्ट करके इस ब्लड को राइट वेंट्रिकल में भेज देता है एंड राइट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन से ये ब्लड वापस लंग्स के पास पहुंचा दिया जाता है। जो वाल्व राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच प्रेजेंट होता है उसे हम ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। लंग्स में पहुंचने के बाद ये ब्लड अपने अंदर प्रेजेंट CO2 को रिलीज करता है एंड ऑक्सीजन को लेता है एंड ऑक्सीजन रिच बनने के बाद ये ब्लड वापस लेफ्ट एट्रियम के पास चला जाता है। ब्यूटिफुल राइट? ओके, दिस वॉज अ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ वन कार्डियक साइकिल. This is how the cardiac cycle has been described in your books. But you know, this is not exactly how cardiac cycle occurs. पाजी, ये तो धोखा किया है आपने हमारे साथ। इतनी देर से आप पूरा दिमाग लगा के सुन रहे थे और अब आप कह रहे हो कि ये गलत है। अरे भाई, अगर मैं शुरू में ही आप लोगों को बिल्कुल सही कार्डियक साइकिल पढ़ा देता तो वो आपको समझ में ही ना आती। इसीलिए ही आपकी बुक्स में भी उतना ही लिखा है जितना मैंने आपको पढ़ाया। बट चलो, जिद कर रहे हो तो लेट मी टेल यू व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं तो उसी टाइम एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करके उनमें ब्लड फिल नहीं कर देते। एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज कि वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन से वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से एट्रियम में प्रेजेंट ब्लड एट्रिया एंड वेंट्रिकल के बीच प्रेजेंट वाल्व को पुश करके खोल देता है, जिससे वेंट्रिकल के अंदर ब्लड फिल होना शुरू हो जाता है। एंड थोड़ा फिल हो जाने के बाद अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करके वेंट्रिकल को और ज़्यादा भर देता है। एंड पूरा ब्लड फिल हो जाने के बाद अब जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ने की वजह से ये वाल्व फिर से बंद हो जाता है। एंड दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स। क्यों, है ना ये मस्त? एंड अगर आपको ये लास्ट वाला पार्ट समझ ना भी आया हो तो यू नीड नॉट वरी, आप लोग बस इसकी ब्यूटी एंजॉय करो। ओके, लेट्स क्विकली डिस्कस अ फ्यू मोर फैक्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज अबाउट हार्ट। जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमारा हार्ट 2 साइड्स एंड 4 चेम्बर्स में डिवाइडेड होता है। हमारी वेंट्रिकल्स की वॉल्स एट्रियम के कंपैरिजन में ज़्यादा थिक होती हैं, क्योंकि वेंट्रिकल को ब्लड को हार्ट के बाहर पंप करना होता है, जिसके लिए उसकी वॉल ज़्यादा थिक एंड मस्कुलर होती हैं। चल मुगली, इसी लॉजिक को यूज़ करके बता कि लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल ज़्यादा थिक होनी चाहिए या राइट वेंट्रिकल की? ओ जी, मेरे हिसाब से तो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल ज़्यादा थिक होनी चाहिए।
क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को तो पूरी बॉडी के पास ब्लड पहुंचाना होता है, बट राइट वेंट्रिकल को खाली लंग्स के पास ब्लड पहुंचाना होता है। अरे वाह मुगली, आज तो तू भी कमाल कर रहा है। कूल, लेट मी टेल यू वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग रिलेटेड टू इट। जैसा कि हमने अभी देखा था कि ह्यूमंस के अंदर डबल सर्कुलेशन होता है एंड हमारा लेफ्ट एंड राइट साइड का हार्ट आर कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। बट एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स का हार्ट कुछ ऐसा दिखता है। इनमें भी होता डबल सर्कुलेशन ही है, बट इनका हार्ट कंप्लीटली लेफ्ट एंड राइट साइड में डिवाइडेड नहीं होता, जिसकी वजह से इनमें ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है। जबकि मैमल्स एंड बर्ड्स के हार्ट में लेफ्ट एंड राइट साइड कंप्लीटली सेपरेटेड होती हैं, जिसकी वजह से उनमें ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की कोई मिक्सिंग नहीं होती। एंड क्योंकि एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स में ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स हो जाता है, इस वजह से इन एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स को इफेक्टिवली ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। एंड अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज होता है तो इन एनिमल्स के टिश्यूज़ ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते। इसीलिए एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज होने पर इन एनिमल्स का बॉडी टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। जबकि बर्ड्स एंड मैमल्स में एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज होने पर भी बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं होता। आपने देखा ही होगा, चाहे सर्दी हो या गर्मी, आपकी बॉडी का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। इंटरेस्टिंग राइट? चलो, हमने हमारे पंप के बारे में तो अच्छे से डिस्कस कर लिया, बट पाइप्स के बारे में एंड बाकी चीज़ों के बारे में हम अपने पार्ट 2 में बात करेंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशन रिगार्डिंग द वे ऑफ माई टीचिंग देन प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन। एंड हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूल जाना।